नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपको डेली रिवीजन कराया जाता है, तो आज का रिवीजन में है ऑक्सीकरण संख्या और अपकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या को हम बोलते हैं उपचयन, अपचयक, अपकारक और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अपकरण संख्या को बोलते हैं अपचयन, उपचयक, ऑक्सीकारक और इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीकरण संख्या में ऑक्सीजन जुटता और अपकरण संख्या में ऑक्सीजन घटता। ऑक्सीकरण संख्या में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और अपकरण संख्या में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ऑक्सीकरण संख्या में हाइड्रोजन घटता है और अपकरण संख्या में हाइड्रोजन जुटता है। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा ऑक्सीकरण जो संख्या होता है किसके बराबर होता है, तो उपस्थित आवेश के बराबर होता है। अगर यह माइनस है तो यह इसका कहने का मतलब है -2 के बराबर हो जाएगा। अगर प्लस चार्ज रहेगा तो प्लस के जितना रहेगा उसके बराबर हो जाएगा। अगर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं रहेगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें। और कमेंट ये भी आ रहा था, सर आप बहुत ज़्यादा देर तक क्लास लेते हैं और बहुत कम प्रश्न कराते हैं। तो आप प्रश्न को नहीं गिने, क्योंकि हम प्रश्न गिनेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप प्रश्न को नहीं गिनिए, आप सिलेक्शन लेने आए या प्रश्न गिनना। तो ये क्लास उनके लिए है जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ये क्लास उनके लिए नहीं है जो यूट्यूब पर उछल कूद करते रहते हैं। तो आपको हम बताया था कि यूट्यूब पे मैक्सिमम 10% ऐसा चैनल होगा जो आपको रियल कंटेंट, अगर मान लीजिए हम आपको इसका आंसर सिर्फ बता देंगे तो क्या होगा। आंसर बताने से हम ऐसा क्लास देते हैं आपको कि मान लीजिए अगर आप कभी जीएस नहीं पढ़े होंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन रेगुलर वीडियो देखिएगा तो। इसलिए हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं, मतलब जो भी इससे प्रश्न बन सकते हैं, ये नहीं कि कुछ भी बता देंगे, वही बताते जो पूछा गया प्रश्न किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करें तो आप बिल्कुल यह क्लास ले सकते हैं। और ये क्लास उनके लिए नहीं है जो यूट्यूब पे उछल कूद करते हैं। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग कितना मील का पैदल यात्रा थी। तो मील पूछा गया, तो दांडी मार्च से रिलेटेड क्या क्या पूछ सकता है। और पूछा गया प्रश्न आप देख सकते हैं जो 13 सितंबर को हुआ था, राजस्थान एसआई का प्रश्न आज भी है और कल भी है राजस्थान एसआई का। तो उसमें आप देख सकते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा गया। हम आपको बताए थे क्योटो प्रोटोकॉल, उससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछा गया, लेकिन और अंदर यानी डीप में जाकर पूछा। तो आपको हम बताते हैं इसलिए क्योंकि जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वो बहुत ही डिफिकल्ट तरह से कभी कभी पूछ देता है, मतलब लैंग्वेज का गेम होता है। तो आपको इसलिए कभी कभी पूरा डीप में बता देते हैं जहां से रिलेटेड प्रश्न बनता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था ये भी बताए थे, जलवायु परिवर्तन से, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकना था, जो भी इससे रिलेटेड गैस था। और ये कब हुआ था 1997। तो इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं कि राजस्थान ऐसे में पूछा गया प्रश्न है और बहुत सारे ऐसा प्रश्न है जो पूछा गया। तो इसलिए हम आपको क्लास पूरा डीप में बताते हैं, जिससे आप अगर कहीं भी जीएस या स्टैटिक के क्लास नहीं लिए तो आपके लिए काम आ जाएगा। तो आप नोट करते जाइएगा। दांडी मार्च, तो दांडी मार्च कहने का मतलब कब शुरू हुआ था और क्यों शुरू हुआ था, इसका रीजन होगा। तो रीजन यह था, तो रीजन आपको हम ज्यादा बताएंगे तो ज्यादा डीप में चले जाएंगे। रीजन यह था कि अंग्रेजों के द्वारा एक कानून बनाया गया था जिसमें यह प्रावधान था कि मतलब जो भी भारतीय नहीं तो नमक बना सकते हैं, और उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था जिससे अधिक मतलब कर वसूली किया जा रहा था नमक पे। तो वही था कानून। तो इसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को कहां से, साबरमती से दांडी के लिए, कब 12 मार्च 1930 से कब तक चला था, 6 अप्रैल, यानी 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ, समाप्त हो गया। यानी 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च पूछकर मुट्ठी भर नमक
मतलब मुट्ठी भर नमक बनाकर नामक कानून को तोड़ा। यही था दांडी मार्च, यानी दांडी मार्च। तो पूछता है कब से कब तक चला, स्टार्ट कब हुआ, 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930। तो इसको याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। कहाँ से, साबरमती से दांडी के लिए। ये भी पूछता कहाँ से कहाँ, तो साबरमती से दांडी। ये दांडी से साबरमती नहीं करिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। और जो डिस्टेंस था कितना किलोमीटर था, 240 मील या कहीं 41 भी मिलेगा। तो आप इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, हम बहुत सा वेबसाइट है या जो भी बुक हो गया आपका, और अभी आपको हम दिखा रहे हैं बहुत सा पेपर होगा उसमें भी दिएगा। तो 240 मील यानी 346 किलोमीटर, 85 भी देता है और 86 भी देता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन कोई एक ही ऑप्शन देगा, किलोमीटर। और इसमें एकमात्र अंग्रेज शामिल था जिसका नाम क्या था, बेब मिलर। एकमात्र अंग्रेज, ये सभी प्रश्न पूछा गया, एकमात्र अंग्रेज कौन था, बेब मिलर। बेब मिलर। और कितने लोग शामिल थे, 78। कितने लोग शामिल थे इसमें, 78 सत्याग्रही शामिल थे इसमें। तो इतना पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, और भी पॉइंट है लेकिन हम आपको और भी पॉइंट है जो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने इसको तुलना किए थे किससे, तो जो नेपोलियन था, नेपोलियन एलवा से पेरिस यात्रा, नेपोलियन के एलवा से पेरिस यात्रा का तुलना कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका तुलना किए थे नेपोलियन के एलवा से पेरिस यात्रा और मुसोलिनी के रोम मार्च से। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, इसको हम प्रोवाइड कर देंगे इसे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। तो इसको देखिए एक बार, दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 साबरमती से दांडी के लिए। कितना डिस्टेंस था, 240 मील या 385, 86 भी देता है और इसमें 241 भी देता है। एकमात्र अंग्रेज कौन शामिल था, बेब मिलर। और सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एलवा से पेरिस यात्रा से तुलना की, एलवा के पेरिस यात्रा से तुलना किए थे। नेपोलियन ने एलवा, जो एलवा हो गया एक जगह का नाम है, अब ध्यान दीजिए, नेपोलियन के, इसको नोट कर लीजिए, आप कंफ्यूजन कर जाइएगा। एलवा से पेरिस यात्रा, किसका यात्रा था, तो नेपोलियन का। और किसने तुलना किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस, इसको ध्यान दीजिएगा। और तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी। तो पूछता है दक्षिण भारत में दांडी मार्च शुरू किसने किए, तो सी राजगोपालाचारी। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो हम आपको वो पॉइंट बता रहे जो इंपॉर्टेंट है, एकदम बिल्कुल पूछा गया पॉइंट है, आप आराम से इसको नोट करिए। कभी भी अगर क्लास नहीं भी किए तो भी ये आपके लिए काम कर जाएगा। तो आप बिल्कुल रेगुलर क्लास करिए और नोट करते जाइए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 240 मील। मील में पूछा, अगर यही किलोमीटर में पूछ देगा तो 385 या कहीं कहीं 86 भी देता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो कोई एक ही ऑप्शन देगा, 285, 385 किलोमीटर या 240 मील, ये हो गया। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो पेपर है, आप ये पेपर देख सकते हैं, 16/6/2021 का पेपर। इसमें आप देख सकते हैं, आपको हम बता रहे हैं, देखिए लिखा गया 12 मार्च 1930 को, और इसमें 78 सत्याग्रहियों के साथ 386 किलोमीटर का पद यात्रा, कितना था, 386 किलोमीटर। तो कहीं के 85 भी देता, इसको भी ध्यान दीजिए। ये शुरू कब, देखिए 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। ब्रिटिश सरकार के अनुचित नमक कानून के खिलाफ वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 24 दिनों की ऐतिहासिक पदयात्रा की थी। तो इसमें ये भी नोट कर लीजिएगा, कितना दिनों तक चला था, 24 दिनों तक, 24 दिनों तक चला था। ये भी पूछता है, ये कितना दिनों तक चला था, 24 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो हम इसको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से भी आप पढ़ लीजिएगा। अगला पॉइंट है 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है। तो इस दिन राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया गया था। तो इससे रिलेटेड क्या क्या पूछ सकता है, इसको पहले देख लीजिए।
तो इससे रिलेटेड जो पूछेगा, संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए। क्या क्या काम हुआ? इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का स्थापना किया। जो हम लगाएंगे स्टार उसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए ये पूछेगा, ये पूछा जाएगा। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब किया? तो 22 जुलाई 1947 को। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया, यानी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को एक ही साथ अपनाया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को। अगला पॉइंट है, इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जो पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2 साल 11 माह 18 दिन, 2 साल 11 माह कितना? 18 दिन। 2 साल, देखिए 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई। इसका कहने का मतलब संविधान सभा बनने में कितना समय लगा? तो सीधा प्रश्न पूछेगा कि संविधान सभा बनने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 माह 18 दिन। इसको ध्यान दीजिएगा। और बाकी पॉइंट है, जो एक और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, अंतिम बैठक पूछ लेता कि कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। और इसमें जो प्रथम आम चुनाव हुआ था कब हुआ था? ये प्रश्न एक पूछेगा। तो 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। तो प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। ये प्रश्न पूछा जाएगा जो इंपॉर्टेंट है। तो इसका नोट आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, और जो भी पॉइंट है वो सारा टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उतार लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर लिख रहा है 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? तो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया, तुरंत अभी आपको बताएं। और इसका जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? एल और बी। इसमें ध्यान दीजिएगा कि लंबाई पूछ रहा है पहले या चौड़ाई, क्योंकि इसमें आप गलत कर देते हैं। देखिए जो जितना इजी रहता उतना इजी तरह से गलत भी हो जाता था। आप इसमें गलत नहीं करिएगा। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो ये 3 होता है और ये 2 होता है। कितना होता है? 3 और 2। तो यही अगर पूछेगा, अगर मान लीजिए पूछ दिया प्रश्न राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है, तो पहले चौड़ाई पूछा, यानी हम बी मान लेते हैं, और बाद में लंबाई, तो 2 होगा पहले, उसके बाद 3। तब दोनों ऑप्शन को ध्यान से देखकर मारिएगा कि पहले लंबाई पूछ रहा है या चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि लिख रहा है, अतिथि कौन थे? ये कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 3। जल में डॉट मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। तो बासिंग सोडा, बासिंग सोडा आप समझ रहे हैं, जो धोने वाला सोडा है, बासिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा, Na2CO3, Na2CO3। अगर ये बासिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा, अगर इसको फार्मूला जो टोटल लिखे हैं पूरी तरह से, तो Na2CO3 10H2O होता है। तो Na2CO3 और ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4 पूछता है, इसका सूत्र है KMNO4। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर समझ रहे हैं, ब्लीच करने का मतलब क्या होता है? सफाई करना। तो ये हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। कहीं कहीं ये भी लिखेगा COCl/Cl। क्या लिखेगा? CaOCl/Cl, या लिखा CaOCl2। तो इस तरह से लिख सकता। क्लोरीन Cl2।
पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, KMnO4 डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेगा। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और ये तो बासिंग सोडा और खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। और यहां प्रश्न ये भी पूछता है कि जो जल हो गया, जल की कठोरता, इसको नोट करिएगा। जल की कठोरता, जल की कठोरता, तो जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। जल के जो कठोरता कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। अस्थाई और एक अस्थाई। एक क्या होता है, अस्थाई। तो अस्थाई किसके कारण से होता है, ये प्रश्न पूछेगा सीधा कि जल की कठोरता, जल की अस्थाई कठोरता किसके कारण होता है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम के कैल्शियम मैग्नीशियम के कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, तो पूछेगा जल की अस्थाई कठोरता किसके कारण होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, ये हो जाएगा। और अस्थाई पूछेगा, अस्थाई पूछेगा तो कुछ नहीं, इसी में क्या करना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। तो आप देख सकते हैं जो अस्थाई है छोटा है और अस्थाई बड़ा है। तो अस्थाई के साथ क्लोराइड और सल्फेट, क्योंकि क्लोराइड और सल्फेट है जो बाइकार्बोनेट से छोटा है, तो पूछेगा अस्थाई यानी बड़ा वाला को बड़ा के साथ, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है अस्थाई कठोरता। और जो अस्थाई कठोरता होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और अस्थाई जो कठोरता, अस्थाई कठोरता हो गया। यहाँ जो प्रश्न पूछा, क्या पूछा, अस्थाई कठोरता किसके कारण से दूर करते हैं, तो बासिंग सोडा से। और जो अस्थाई कठोरता हम लोग उबाल कर भी दूर कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1965 में। 1965 में। और मुख्यालय का न्यूयॉर्क, मुख्यालय का न्यूयॉर्क, नोट करिए इसमें। और इसका फुल फॉर्म सीधा पूछा, तो पहले फुल फॉर्म लिखिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका मुख्यालय का न्यूयॉर्क, और स्थापना कब हुआ था, 1965 में। और इससे रिलेटेड एक और है UNEP, उसको भी नोट कर लिए, उससे रिलेटेड पूछा गया प्रश्न है। UNEP क्या है, UNEP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और इसका मुख्यालय कहाँ है, और इसका जो स्थापना हुआ था 5 जून 1972 को।
और इसी के स्थापना दिवस पे क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। इसी का स्थापना पे। और मुख्यालय का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या। नैरोबी केन्या, केन्या में इसका मुख्यालय। तो ये सब सारा आपको पॉइंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे। आप बिल्कुल आराम से सुनिए। अगला पॉइंट पे चलते हैं। भारत में स्थित 2 अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्रों में से एक श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? जो एक है श्रीहरिकोटा में है, तो बताना आपको श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है। तो सिंपल है, कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और जो दूसरा है, पहले एकमात्र था लेकिन एक और बन रहा है, जो कहाँ बनेगा? तमिलनाडु में, यानी है दूसरा पूछेगा तो तमिलनाडु। अगला प्रश्न चलते हैं। इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में से शामिल नहीं है? शामिल नहीं है, बताना आपको। तो ये जो खैबर दर्रा देख रहे, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। कहाँ? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ये भी पूछ लेगा डायरेक्ट, खैबर दर्रा किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लिपुलेख दर्रा, नाथुल्ला दर्रा, सिपकिला दर्रा। और ये सब की स्थिति कहाँ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बारालाचा दर्रा हो गया, सिपकिला दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा, ये सब कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। देखिए, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और बारालाचा दर्रा हो गया, सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये कहाँ स्थित है? बारालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा, नीति दर्रा, रोहतांग दर्रा। ये जो दर्रा रोहतांग हो गया, बारालाचा दर्रा हो गया, सिपकिला, ये है हिमाचल प्रदेश। ये क्या? हिमाचल प्रदेश। और नीति दर्रा, सिपकिला, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। और नाथुल्ला दर्रा हो गया, जिलेपला कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा सिक्किम में। बोमडिल्ला दर्रा हो गया, यांग याप्पा दर्रा, दीफू दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काराकोरम हो गया, बुरजिल्ला दर्रा हो गया, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और एक जो इम्पोर्टेंट है, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा, और ये कहाँ स्थित है? मणिपुर में। तुजू दर्रा, मणिपुर, इंपॉर्टेंट दर्रा। और इधर जो आप देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अरेंज करने के लिए दे देता है ऊपर से नीचे। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में, भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में, पालघाट दर्रा केरल, सनकोट्टा दर्रा केरल। ये चारों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना भी जो दर्रा आप देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? तो ढक्कन के पठार पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। जो ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, देखिए यहाँ जो एरिया आप देख रहे हैं, ए वाला एरिया, यहाँ पे क्या है? ढक्कन का पठार। अगला प्रश्न चलते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते? तो पहला प्रश्न बनता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद, पहला प्रश्न ए बना। अगला प्रश्न है कि डॉट लिख रहा है, मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया किसने बनाया? तो मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। और स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे। और ये कब शामिल हुए थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। महात्मा गांधी दांडी मार्च 1930 में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931, दूसरा 1932, तीसरा 1933। और 1932 में कौन सा हुआ था? पूना पैक्ट। कहाँ हुआ था? यरबदा जेल में, पुणे के यरबदा जेल में पूना पैक्ट। किनके बीच हुआ था ये पूछेगा? महात्मा गांधी और बी.आर. अंबेडकर के बीच हुआ था। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए थे? 1949 में। ये भी प्रश्न पूछेगा।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। चैसू किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? व्यंजन कहने का मतलब भोज पदार्थ, खाने वाला। व्यंजन मतलब खाने वाला। तो चैसू किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो ये सब उड़ीद और कुछ मिलाकर बना होता है, तो हम इमेज लगाना भूल गए। तो क्या है? उत्तराखंड का प्रसिद्ध व्यंजन है। कहाँ का? उत्तराखंड का। आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? मेची किसकी सहायक नदी है? गंगा के तो है नहीं, गोदावरी के भी नहीं है, महानदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर गंडक। महानदी पे कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। गोदावरी नदी इंपॉर्टेंट है, गंगा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो गोदावरी है इंपॉर्टेंट क्यों है? तो हम आपको पूछे थे, एक है दक्षिण भारत की गंगा, एक क्या है? दक्षिण भारत की गंगा, और एक है दक्षिण की गंगा। तो दक्षिण की गंगा अगर बोलेगा तो किसको बोलते हैं? गोदावरी को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा। लेकिन यही पूछेगा दक्षिण भारत की गंगा, दोनों में आप कंफ्यूज कर जाइएगा। एक क्या हो जाएगा? कावेरी। एक क्या हो जाएगा? कावेरी। कावेरी। तो क्या करना, आप देख सकते हैं दक्षिण की गंगा, सिर्फ अगर गंगा बोलेगा तो गोदावरी, गंगा बोलेगा तो गोदावरी, यानी भारत की गंगा तो ये बड़ा है, तो बड़ा के साथ आपको छोटा लेना है, यानी भारत की गंगा पूछेगा तो कावेरी। आप देख सकते हैं गोदावरी से छोटा, तो बड़ा के साथ छोटा लेना है। तो भारत की गंगा कावेरी और दक्षिण की गंगा गोदावरी। इसमें कंफ्यूजन नहीं करिएगा। महानंदा ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा। महानदी, महानंदा हो गया, और एक महानदी। तो महानदी में कौन सा? हीराकुंड बांध, उड़ीसा में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, तो सीधा इसका फुल फॉर्म पूछेगा सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुआ? तो 1992 में। कब हुआ? 1992 में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। विद्यांजलि परियोजना क्या है? तो एक परियोजना है, तो इसका जो काम है, राजकीय विद्यांजलों में शैक्षणिक कार्यों में सहायता हेतु स्वयं सेवक। तो जो थोड़ा लैंग्वेज आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों में सहायता हेतु स्वयं सेवक, ये एक प्रकार का योजना है। विद्यांजलि परियोजना क्या है? तो एक प्रकार की योजना जो आपको याद रखना पड़ेगा क्या है? तो राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों में सहायता हेतु स्वयं सेवक। स्वयं सेवक कहने का मतलब स्वयं सेवक। ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो किस पार्टी की सरकार बनी थी? यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। अगला प्रश्न है कि किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? तो जो किला मुबारक जो स्मारक है ये पंजाब में स्थित है। कहाँ? पंजाब में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया? तो ये राज्य कौन सा है? नागालैंड। ये नागालैंड का राज्य है, जो आप इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे है नागालैंड, इधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, तो यहाँ पे है। तो नागालैंड का ये विशेष अनुच्छेद है जो 371 ए के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। विशेष दर्जा प्रदान करता है किसको? तो नागालैंड को। और पहले था जम्मू कश्मीर 370 जो हट गया। द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? तो देखिए समझिएगा पहले। ए मान लीजिए
ये ठोस है, ये द्रव है, गैस है। ठोस के कण क्या होते हैं? नजदीक नजदीक होते हैं। ठोस के कण बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं ना, बिल्कुल गति नहीं करता है। जो ठोस के कण का जो बीच का जो जगह होता है खाली नहीं होता, यानी बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं। और एक क्या होता है? गति नहीं करते। जैसे आप ठोस चीज को आप लीजिएगा तो देखिए गति नहीं होता, और जब तक गति नहीं होगा तो क्या होगा? घर्षण नहीं होगा। और द्रव के कण कुछ हटे हटे होते हैं। तो जो जितना लिक्विड और ये मान लीजिए कि द्रव है, तो द्रव के कण थोड़ा ठोस से हटे होते हैं, और जो गैस है इससे भी हटे होते हैं। तो जो जितना हटे हटे रहेगा उतना ज़्यादा तेजी से क्या करता है? गति। जो गैस है ये सबसे ज़्यादा गति करता है, उसके बाद द्रव। और ठोस बिल्कुल ही नहीं करता। क्या? ठोस में गति होता ही नहीं है। द्रव में होता है और गैस में होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैस। लेकिन इससे भी ज़्यादा पूछेगा तो प्लाज्मा, ये भी पूछ लेता है गतिज ऊर्जा, यानी सबसे ज़्यादा किसमें? तो प्लाज्मा। लेकिन प्लाज्मा ऑप्शन नहीं देगा तो गैस मारेंगे। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? तो द्रवों में घर्षण तो कठोरता, तो कठोरता कहने का मतलब ठोस इसमें होगा नहीं, विकृति है नहीं, और विकृत गंधता ये भी कुछ नहीं है। तो श्यानता, श्यानता कहने का मतलब होता है गाढ़ापन। श्यानता कहने का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। जिस तरह से हम लोग घनत्व बोलते हैं, जितना ज्यादा मतलब घनियाल रहे जितना ज्यादा घर्षण होगा, जितना ज्यादा घनत्व उतना ज्यादा घर्षण होगा। तो आप इसको समझिए। देखिए द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? तो श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। श्यानता का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। तो श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। तो यही एक रिलेटेड है द्रव से, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। द्रवों में घर्षण, तो घर्षण करने का मतलब गति होगा तो ही तो घर्षण होगा। तो ठोस में तो गति होता ही नहीं है, तो इसमें घर्षण होगा नहीं। उसके बाद द्रव में, और उसके बाद फिर गैस में। सबसे ज्यादा प्लाज्मा और गैस। अगर प्लाज्मा नहीं देगा ऑप्शन तो गैस मारेगा, ये नहीं कि इनमें से कोई नहीं मारेगा। सबसे अधिक किस्म होता है गति प्लाज्मा में, अगर वो नहीं रहेगा तो गैस मारिएगा। और आंतरिक बल, तो आंतरिक बल सबसे अधिक किस्म होगा जो बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक का। आंतरिक बल के कारण ही तो ठोस बहुत नजदीक नजदीक होता है, इसलिए तो ठोस होता है। और जो कमजोर किस्म होता है सबसे ज्यादा तो प्लाज्मा, उसके बाद गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। तो आंतरिक अनुबल सबसे ज्यादा किस्म होता है ठोस में, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस, और सबसे कम प्लाज्मा। यानी सबसे अधिक ठोस में, सबसे उससे फिर द्रव, उससे फिर गैस। तो यहाँ पूछा घर्षण, तो घर्षण कहने का मतलब कब होगा? जब गति होगा। तो गति को क्या कहते हैं? तो श्यानता कहते हैं। ये इनडायरेक्ट प्रश्न पूछा, तो रिलेटेड एक द्रव से श्यानता ही है। श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। इनमें से किस अंतरग्रहीय अंतरिक्ष यान ने 2011 में पृथ्वी से यात्रा शुरू की और जुलाई 2016 में बृहस्पति ग्रह पर पहुंचा? तो कौन सा था? जूनो। नाम क्या था? जूनो। 2011 में पृथ्वी से यात्रा की और कब पहुंचा? 2016 में। गोटीपुआ नृत्य क्या है? गोटीपुआ नृत्य क्या? तो ये असम करे उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य है। तो ये कहाँ का नृत्य है? उड़ीसा में। तो नृत्य से रिलेटेड देखिए हम आपको रिवाइज करा देते हैं जो बताए थे। जो क्लासिकल डांस है, भारत में टोटल कितने क्लासिकल डांस है? 8। यानी शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। एक है भरतनाट्यम, कहाँ का? तमिलनाडु। कथक उत्तर भारत, यानी उत्तर प्रदेश भी कभी कभी देता है उत्तर भारत। कथक बोलेगा उत्तर भारत। फिर से देखिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, यानी क्लासिकल डांस। कथक उत्तर भारत। कथकली केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मणिपुरी मणिपुर। मोहिनीअट्टम केरल। उड़ीसी उड़ीसा। सतरिया असम। और असम में एक और नृत्य है, बिहू हो गया। पंडवानी पूछेगा छत्तीसगढ़। ओनम पूछेगा केरल। और यक्षगान पूछेगा कर्नाटक। और जैसे में पूछे तमाशा महाराष्ट्र। नौटंकी उत्तर प्रदेश। तो ये सब इंपॉर्टेंट नृत्य है जो आपको याद रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है 341।
और हम आपको बताए थे सरला, एक कल ही का पेपर जो हुआ था राजस्थान ऐसा में पूछा गया था, सरला यानी संसद किस अनुच्छेद में यह पूछा गया था? तो 79, और राज्यसभा 80, लोकसभा 81। और आपको बताना राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? इनमें से किस इलाके में उच्च क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल है? तो कहाँ है? कच्छ का रण। और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। एकमात्र जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में। ये पूछेगा प्रश्न है, भारत में जंगली गधा, भारत में जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में। भारत में जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में। कहाँ स्थित है? गुजरात। ये जो आप एरिया जो देख रहे हैं ये वाला, यही क्या है? कच्छ का रण। अगला प्रश्न चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और इस क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। और जो उपराष्ट्रपति होता है वही क्या होता है? राज्यसभा का सभापति। तो पूछेगा भारत का प्रथम सभापति, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये प्रश्न हम आपको कल कराए थे, पूछा गया था कि भारत के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम अदालत के वरिष्ठतम अधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल क्या है? सॉलिसिटर जनरल। किस प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है? देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न को आप समझिए, सिर्फ प्रश्न समझ जाइए तो इसका आंसर हो जाएगा। बोल रहा है किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसके जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध कहने का मतलब जो इच्छा है उसके विरुद्ध संचालित होता है, मतलब जो इच्छा वो संचालित नहीं होता। उसे किस प्रकार के मैलवेयर के रूप में जाना जाता है? तो क्या है? एक प्रकार का वायरस। वायरस ही तो ढुक जाता है, हम बोलते हैं वायरस घुस गया, इसलिए हम लोग क्या इच्छा के विरुद्ध मतलब संचालित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी। थल भारी पानी संयंत्र यानी थाल हैवी वाटर प्लांट डॉट में शुरू हुआ था, यानी कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू कब हुआ था? 1987 में। इसको याद रखिएगा, 1987 में। देखिए जहां समझाना रहता है वहां हम आपको समझा देते हैं, और जो फैक्ट प्रश्न है वो आपको याद रखना पड़ेगा। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? जो सम्राट अकबर है उसका मकबरा किस शहर में स्थित है? आगरा। और आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। बताइए चेन्नई कहाँ, वाराणसी, चंडीगढ़, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सब का कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये बहुत ही सिंपल है, तो ये सब जानकारी होना चाहिए आपको। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि जो भी कलेक्ट किए थे प्रश्न है सारा इंड हो गया, समाप्त हो गया। और अगर अब वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करिए तब तक हम आगे नहीं जा सकते, और जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं जा सकते। दोनों मिलकर सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों पास शेयर कर दे। और इसका पीडीएफ चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो, बहुत ज़्यादा वहाँ आपको फायदा होगा। जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम होता है, करेंट एग्जाम, उसका ऑफिशियल पेपर वहाँ दिया जाता है। तो हम आपको बता देते हैं कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका, जो भी वर्तमान में एग्जाम हो रहा है उसका पेपर आप एनालाइज करिए, यानी एनालिसिस करिए, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो आप वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ आपको दिया जाता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।